हेलो। नमस्कार बच्चों। कैसे आप सब लोग। अपनी काफ़ी दिनों में वापस जाके क्लास स्टार्ट हो रही है। कुछ कंडीशन कुछ ऐसे हो गई थी कि जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई है। कुछ में बीमार भी हो गया था। लगभग 10 दिन के आसपास उसमें चले गए हैं। तो हम वापस से कंटिन्यू स्टार्ट क्लास करते हैं, है ना। तो जो क्लास नहीं हो पाई भाई, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे माफ़ी गुजार हूँ उसके लिए कि आई होप कि आप समझेंगे थोड़ा बहुत। तो आप स्टार्ट क्लास करते हैं भैया से। देखो, लास्ट टाइम हमने कुछ रेखाओं के बारे में चर्चा करी, छोटे बड़े दिन को बात चर्चा करी थी, है ना। तो आप उसका वो मत लो, ज़्यादा टेंशन वगैरह। कंटिन्यू क्लास आपकी रहने वाली है। मैराथन क्लास है, लगभग रोजाना क्लास आपके पास आपके पहुंच जाएगी। तो क्लास है हमारी अक्षांश रेखा। क्या है? अक्षांश। देखो बेटा, क्लासेज सॉरी, रेखाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। दो प्रकार की रेखाएं। देखो, हमारा ग्लोब होता है, और ग्लोब के अंदर काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा। ग्लोब के अंदर देखा कि नहीं देखा? सबने देखा होगा कि दो प्रकार की होती है। तो देखो, यहाँ कुछ आपको ऐसी रेखा नजर आ रही है। ऐसी रेखाएं, ये सभी रेखाएं होती हैं खड़ी। कौन सी रेखा बेटा? खड़ी रेखाएं, जिन्हें हम बोलते हैं देशांतर। कौन सी रेखा? इन्हें हम देशांतर कहते हैं। और एक होती है आपकी आड़ी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? आड़ी। ये आड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें हम नाम देते हैं अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। तो दो प्रकार की रेखाएं हो गई हैं। एक तो आपकी खड़ी रेखा और एक आड़ी रेखा। खड़ी रेखा आपकी हो गई है देशांतर, और आड़ी रेखा आपकी हो गई है अक्षांश। अब इनको कैसे याद करना है? देखो, सबसे बेस्ट तरीका है, एफ और होता है आरडी। आरडी होता है ना भाई, आरडी। और आरडी से ऐसे आपका बन गया अक्षांश। क्या बन गया है? अक्षांश। तो अक्षांश देखो, एफ और आरडी और एफ और अक्षांश। और बाकी जो बची है एक ही है, जो खड़ी मतलब आपकी देशांतर। तो यहां हमें थोड़ा अक्षांश रेखाओं के बारे में और देशांतर रेखाओं के बारे में समझना है भाई। तो देखो, एक बार मैं आपको वापिस से समझा देता हूं कि कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास रेखा है अक्षांश रेखा। तो बेटा, ग्लोब तो सबने देखा होगा। क्या देखा है? ग्लोब। तो ग्लोब के अंदर अगर हम इसको देखो बीचे बीच से ऐसे काटे, तो ये इस रेखा को बोलते हैं आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या इसी को आप लोगों ने ना एक नाम भी सुना होगा, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसी का ही नाम होता है। कौन सी रेखा का? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, आड़ी रेखा। इसी के ऊपर जस्ट एक रेखा हम यहाँ पर बना देते हैं, एक रेखा हम नीचे बना देते हैं। तो ऊपर है, इस 0 डिग्री के ऊपर, मतलब ये वाली जो रेखा है ऊपर की, ये वाली। देखो बेटा, इस रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में जो होता है पूरा, उसे नाम दिया जाता है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। कौन सा नाम देते हैं? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ये आपके जाना जाता है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कौन से रेखा के? इस रेखा के दक्षिण में होगा भाई। इस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, इस रेखा के नीचे दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ 23.5 डिग्री ये है उत्तर में। तो इस रेखा को नाम देते हैं करक रेखा, और इस रेखा के नीचे दक्षिण में इसे बोलते हैं मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये यहाँ पर भी 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण में भी यहाँ भी दोनों सेम है, 23.5 डिग्री। जैसे कि हमने ऑफलाइन में क्लास में देखा, आपने क्लास जब ली तो आपको बहुत अच्छे से वहां भी बताया कि अक्षांश रेखाओं में प्रत्येक रेखा दो मान की होती है। अगर 1 डिग्री उत्तर में है तो 1 डिग्री दक्षिण में है। अगर एक 25 है उत्तर में तो दक्षिण में 25 में। केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा ही मात्र एक रेखा एक नंबर की होती है, बाकी प्रत्येक दो दो नंबर की। तो करक रेखा हो गई। इसके यहाँ उत्तर में जाएंगे और, तो बेटा एक आती है 66.5 डिग्री। वैसे ही अगर और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके आते 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री। उत्तर वाली को नाम देते हैं आर्कटिक। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। और दक्षिण वाली जो है, इसको इसको नाम देते हैं अंटार्कटिका। कौन सी रेखा? अंटार्कटिका रेखा। तो रेखा हो गई। अंतिम में यहाँ जाएंगे, यहाँ आपके एक बिंदु आता है, बिंदु बनता है आपके 90 डिग्री। यहाँ पर भी लास्ट में बिंदु बनता है 90 डिग्री। तो
तो ये इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव यानी आपका नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे, अगर ये आपकी रेखा है, इसको ऐसे बनी होती है, ऐसे देखो, ऐसे चारों तरफ सर्किल में होती है, पूरा सर्किल ऐसे घूम के आती है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमेगी, है ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमती है। तो ऐसे जब घूमने पर एक सर्किल बनाती है, और सर्किल बनने में कितने डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण है यहाँ पर बनता है। तो ये सभी चीजें यहाँ पर जानिए। तो यहाँ पर देखते हैं भाई क्या क्या है। देखो, ये पूर्णवर्त होती है, जैसे कि अभी हमने जाना पूर्णवर्त का मतलब 360 डिग्री होती है भाई, पूरा एक घूम के पूरा सर्किल जो बना दे, पूर्णवर्त कहते हैं। अर्धवर्त 180 डिग्री और पूर्णवर्त 360 डिग्री का यहाँ पर नाम लिया जाता है। इनकी संख्या 181 होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 181 कैसे होती है, इसको समझो भाई। ये क्या, देखो, अगर बेटा ये भूमध्य रेखा है आपकी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसको हम नाम देते हैं, इसके अगर हम उत्तर में जाएंगे, ऐसे करते 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 ऐसे उत्तर में जाते हैं, तो अंत में जो बचती है वो आपके 90 डिग्री होती है, आपके नॉर्थ वाली, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के उत्तर की बात कर रहा हूं। अब आप कहोगे सर ये छोटी छोटी क्यों बना रहे? कि देखो, जैसे हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ इनकी संख्या ऊपर ध्रुवों पर कम होती जाती है, ध्रुवों पर या ध्रुवों पर। तो ये आपकी जो है, ये बीचों बीच में ये भूमध्य रेखा है। तो इसको उत्तर में जाएंगे तब भी हमें 90 मिलने वाली है, दक्षिण में जाएंगे तब भी हमें 90 मिलने वाली है। उसी प्रकार बेटा यही मैं वो आपको बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर अंत में जो बचती है 90। देखो, 90 और 90 अगर दोनों को जोड़ दो, 90 प्लस 90 यानी 90 प्लस 90, तो ये हो जाएंगे 180। लेकिन देखो, ये रेखा भी तो लेंगे हम, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो को नहीं जोड़ रहे यहाँ पर डिग्री को जोड़ रहे हैं, 0 डिग्री को। तो यहाँ अगर 0 डिग्री को जोड़ दें तो इनकी संख्या हो जाती है कितना? 181, अर्थात 181। तो अक्षांश जो होती हैं रेखाएं, इनकी संख्या होती है बेटा कितनी? 181। अच्छा जी, सबसे बड़ा वर्त, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये इस वाले की बात कर रहा है। देखो, अगर बॉल होती है, बॉल, जिस बॉल को अगर हम बीच में से पकड़े तो बीच में से वो गोल ज्यादा होती है, बीच में से जो सर्किल बाहर तरफ परिधि होती है, वो जो सबसे बड़ा वर्त वही बनाता है। लेकिन ऊपर की साइड जाए, ऊपर सबसे छोटा होता है ये वाला सबसे छोटा होता है 90 वाला। और ये सेम है, जितना ये है उतना ही है, प्रत्येक प्रत्येक भी है, 1 2 3 ऐसे करके जाएंगे तो कितना तक जाएंगे? 90 तक। वैसे ही इसमें 90 तक जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा है। यहाँ पर तुम्हारे यही लिखा हुआ है, दो अक्षांशों के मध्य दूरी को कटिबंधीय जोन कहते हैं भाई। देखो, दो अक्षांशों की मध्य दूरी, ये आपका है ग्लोब। यहां अगर हम बनाए, ये भूमध्य रेखा बना दी भाई मैंने, यहाँ काफी सारे तुम्हारे सामने ये अक्षांश है। क्या है? अक्षांश। देखो, अक्षांश रेखा है। इन अक्षांशों के मध्य दूरी की बात कर रहा है ये अक्षांश। दो या दो से अधिक अक्षांशों के मध्य दूरी को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध। कटिबंध बोले तो हम इनको नाम देते हैं जोन। क्या बोलते हैं? जोन बोलते हैं। और ये लगभग लगभग 111 किलोमीटर होती है बेटा। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है वो हम क्या नाम बोल रहे हैं भैया? कटिबंध कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तर में जाएंगे 90 और दक्षिण में जाएंगे तब भी 90। या बीच में 23.5 डिग्री आती है, जिसे हम नाम देते हैं आपकी मकर रेखा। मकर रेखा नाम देते हैं। कौन सी रेखा होती है बेटा? इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और 23.5 डिग्री अगर उत्तर में जाएंगे, 23.5 डिग्री, इसको नाम देंगे करक रेखा। कौन सी रेखा? करक रेखा। यानी मैं कह सकता हूं ये आपकी पृथ्वी है, और इसको अगर बीचों बीच में से काटूं तो बेटा ये तो हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। देखो, हो सकता है तुम्हारा रिदम थोड़ा सा खराब हो गया हो क्योंकि कंटिन्यू क्लास नहीं रही है, बट अब कंटिन्यू क्लास हो गई है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से देखो। और ज्यादा हम डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके लगभग अग्निवीर में इतने ही आता है, अग्निवीर, ट्रेकमैन, जेडी वगैरह में इतना ही आता है, तो इससे नहीं आएंगे। अलग से मैराथन लेके आएंगे जब आपके पास जब टाइम रहेगा, तब आप देखना कि हम बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए भाई आगे। अच्छा, दो अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर जो अभी चर्चा करी थी, हो गई है भाई। ठीक है, आगे देखो, ये अभी हमने जो बात करी, ये आपका नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव। ये आपका ग्लोब बना दिया भाई। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, यहाँ बीचों बीच में आपका इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा।
इस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे कह सकते हो। पृथ्वी को दो टुकड़ों में बांटती है। ऊपर ये आपके 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी को बोलते हैं करक रेखा। इसी के उत्तर में जाएंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आती है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वही, और इसको बोलते हैं आर्टिक रेखा, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर यहाँ एक महासागर है, महासागर जिसका नाम है आर्टिक महासागर, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है आर्टिक रेखा। अच्छा जी, अब दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में वही 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है, और इसको नाम दिया हमने कौन सी? मकर रेखा। यहाँ 66.5 है, यहाँ हमने नाम दिया इसको 66 को अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि साउथ पोल पर यहाँ एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यहाँ पर देखो आर्टिक महारेखा, आर्टिक महासागर है उत्तरी ध्रुव पर, तो उसके नाम पर। दक्षिणी ध्रुव पर यह महाद्वीप है आर्टिक अंटार्कटिका, तो इसी के नाम पर दोनों रेखाओं के नाम यहाँ पर रखा गया है। तो ये रेखा थी आपकी कौन सी? आडी रेखा है। आडी रेखाओं को हम नाम देते हैं तुम्हारी कौन सी? अक्षांश रेखाएं। अब आगे आपकी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा भाई? देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा को समझ लो भाई, देखो ये वो आपका ग्लोब है, इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजारते हम, और इस रेखा को मैं नाम दूंगा आपके भैया 0 डिग्री। और 0 डिग्री, और 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। ये ना तो उत्तर में है, ना पूर्व में है, ना दक्षिण में, ना पश्चिम में, ये बीचों बीच में, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा के इधर अगर इधर की तरफ हम जाएंगे तो इनको बोलेंगे भाई पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध बोल दो, पूर्वी देशांतर बोल सकते हैं हम, पूर्वी देशांतर। इसी को बेटा हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। कौन से देशांतर? पश्चिमी देशांतर। और ये आपके कौन से हो गए हैं? पूर्वी देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में और पश्चिम में, वहां अक्षांश रेखा के उत्तर और दक्षिण में बांटती है, यहाँ पूर्व और पश्चिम में। तो यहाँ जो भी देशांतर आएंगे उनको सभी को बोला जाता है पूर्वी देशांतर। इस वाले भाग के, ये वाले पूरी हुई, इस वाले भाग की बात कर रहा हूँ भैया, इस वाली बात कर रहे हैं, इस वाली की बात कर रहे हैं। देखो इन वालों की, ये वाले जो है ये सारे के सारे तुम्हारे पूर्वी देशांतर है। जो हमने कलर चेंज करके लिखा है ना, ये सारे पूर्वी देशांतर। और ये वाली सारी कौन सी हो गई? ये हो गई तुम्हारे पश्चिमी देशांतर। कौन सी हो गई बेटा? पश्चिमी देशांतर। तो ये केवल क्या होता है? उत्तर से आती है और दक्षिण पे जाती है, मतलब यहां से केवल ऐसे बना रही है। और हमने पता, हमने अगर मैथ में पढ़ा होगा, अगर ऐसा कोई रेखा है, अगर इसको ऐसे बनाए तो इसे हम बोलते हैं तुम्हारे कितना डिग्री कोण? 180 डिग्री का कोण। यानी हम इसको बोल सकते हैं अर्धवर्त है ये। कैसा वर्त है? अर्धवर्त है। तो पूर्ण वर्त तो ऐसे घूम के पूरा सर्किल बना देती है, जबकि ये आधा बन रहा है। देखो यहाँ अगर इसको काट दूं मैं, आधा बन गया। तो अर्धवर्त का निर्माण करते तो अर्धवर्त होती है, क्या होती है? अर्धवर्त होती है। इधर भी पूर्वी देशांतर, इधर पश्चिमी देशांतर, तो ये आपके बीचों बीच में 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा के पूर्व में जाएंगे तो हमारे पास 180 मिलेगी, इस रेखा के पश्चिम में जाएंगे तब भी हमें 180 मिलेगी। क्या मिलेगी? 180। तो ये वाली पश्चिमी देशांतर, ये वाली आपकी पूर्वी देशांतर। ध्यान सुनना। अब आप कहोगे सर टोटल संख्या कितनी हो गई है, तो जरा जोड़ लो। देखो यहाँ 180, क्या है? 180 प्लस 180 प्लस 0 डिग्री देशांतर, तो आप कहोगे सर 361 हो गई। कितनी हो गई? 361। जबकि ये गलत है। क्या है? गलत। क्यों गलत है? कि बेटा देशांतरों की संख्या टोटल और टोटल रहती है कितनी? 360। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये 180 है ना, ये ऐसे घूमकर लास्ट में एक ही हो जाती है। ये ऐसे मतलब ऐसे, इधर भी 180, इधर भी 180 बीच में, तो इसको अगर ऐसे जोड़ूंगा, ग्लोब बनाऊंगा, तो 180 जुड़कर एक हो जाती है। जैसे ये वाली है, ये वाली। अब इसको मैं पकड़ कर ऐसे कर दूं, तो इसके पीछे वाली, इसके पीछे 0 डिग्री है, तो ये 180 इधर भी गई और 180 इधर भी गई। तो ये, हाँ अगर हम लिखना चाहे तो बेस्ट ये रहने वाला है 179। कितना रहने वाला है? 179। तब जाके 180 हो जाए, तब जाके यहाँ 179 है, तब जाके 360 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखो, ये खड़ी लाइनें होती हैं, हम बता चुके हैं पहले भी, अर्धवर्त का निर्माण करते हैं, अर्थात आपका 180 डिग्री का निर्माण करती है। इनकी संख्याएं होती है 360, अभी अभी बता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, रेखा जीएमटी कहते हैं। ये क्या चीज है? इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या चीज है? देखो,
जीरो डिग्री देशांतर रेखा जो है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसी का दूसरा नाम है जीएमटी। क्या है? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच, एक ग्रीनविच एक एक प्रयोगशाला है भाई। क्या है? प्रयोगशाला। और ये कहाँ है? लंदन शहर में। और लंदन शहर सभी को पता है भाई, क्या इंग्लैंड के अंदर है? ये लंदन शहर में। तो वहां से एक गुजरती है, एक प्रयोगशाला यानी लैब, एक वहां से गुजरती है कौन? जीरो डिग्री देशांतर रेखा। तो इसलिए एक नाम पड़ गया है इसका दूसरा, जिसका नाम क्या नाम पड़ गया? ग्रीनविच मीन टाइम रेखा कहते हैं इसी को ही। यानी आपके जीरो डिग्री देशांतर रेखा लंदन शहर से आपके ये गुजरती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जीएमटी का पूरा नाम हो गया ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। दो देशांतरों के मध्य दूरी को गोरे कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, दो या दो से अधिक, ये हम यहाँ से यहाँ तक ले ले, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच वाली दूरी ले ले भाई। इसके बीच वाली दूरी अगर हम ले ले, ये वाली, ध्यान से, को ये, तो दो देशांतरों के मध्य दूरी को हम बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं भाई? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए देखो, समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहूंगा। ये ग्लोब है। क्या है? ग्लोब। यहाँ हमने कहा कि इसके इधर जाएंगे तो 179, इधर 180 अगर लिख लेंगे, और जी बीच में ये, यानी टोटल 360 डिग्री। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट, ये ऊपर जो बिंदी लग रही है इसका मतलब मिनट, यानी मिनट, 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर को पार करने में। और 360 को अगर हम पार करेंगे तो टाइम लगता है 1440 मिनट। 1440 मिनट, ये टाइमिंग लगता है पूरा। अगर इसमें हम 1440 में 60 का भाग देंगे तो बेटा निकल कर आता है 24 घंटे। देख लो नहीं तो आप। ठीक है, तो 24 घंटे। तो इसीलिए हमारी पृथ्वी पर एक दिन जो होता है वो 300 देशांतरों को पार करने में कितना समय ले लेता है आपका भैया? 24 घंटे। तो पृथ्वी पर जो दिन होता है वो 24 घंटे का इसीलिए ही होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये गोरे की बात हो गई है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, और 360 को पार करने में 24 घंटे का समय लगता है, जो कि अभी बताया है। भारतीय समय मानक रेखा IST 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, भाई पूर्वी देशांतर रेखा है। IST GMT से 5.5 घंटे आगे है। IST उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नामक स्थान से नैनी से गुजरती है। इसको समझो ये क्या है। देखो, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। ये एजीटी तो नहीं बना रहा मैं भारत का मैप, लेकिन समझने के लिए थोड़ा आपको कर देते हैं इधर, हल्का समझ लेना। देखो, यहाँ पर यूपी है, तो यूपी के यहाँ एक स्थान पड़ता है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद का प्रयागराज नाम चेंज हो गया है। यहाँ एक स्थान है आपके नैनी। क्या स्थान है? नैनी। नैनी के नामक जो स्थान है, यहाँ से आपके एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर, ये रेखा है। इस रेखा के ये इस रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ से गुजर रही है भाई। तो इसलिए हम कहते हैं जो हमारी भारतीय समय मानक रेखा वो है ये। भारतीय समय मानक रेखा को बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको कहते हैं। तो IST भारतीय समय मानक रेखा है। ये ये GMT से, अभी हमने GMT की बात करी, GMT से IST 5.5 घंटे, कितने घंटे? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे कैसे आगे? तो 5.5 घंटे ऐसे आगे, देखो, क्योंकि जीरो डिग्री देशांतर है, यहाँ जाएंगे 82.82 डिग्री पर। 82.82 डिग्री पूर्व में, पूर्व में, कि पूर्व की बात कर रहे हैं। तो IST यहाँ बैठी है, आई सॉरी IST, और ये GMT यहाँ है आपकी GMT। अब ये 82.82 डिग्री जो है, इस 82.82 डिग्री, अभी हमने कहा एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा था? 4। पहले 82 को गुणा कर लेते हैं 4 से। कितना आ गया भाई? ये आ गया आपके, भाई 4 दूनी 8, 4 32,
328। अब 1 डिग्री का पार कर, 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लग रहा है? 4 मिनट का। आधे डिग्री को कितने का लगेगा? 2 का। तो ये आ गया 330 मिनट। और 330 मिनट में अगर 60 का भाग दूंगा तो मेरे पास निकल कर आएंगे 5 घंटे और 30 मिनट, अर्थात 5.5 घंटे। तो इस जीएमटी से हमारा जो समय है भारत का, वो 5.5 घंटे ज्यादा, अर्थात लंदन में अगर कोई अगर 1 बज रहा होगा तो उसमें 5.5 जोड़ दो, यानी 6:30 बजे का टाइमिंग आपके भारत में होगा भाई। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। कुछ रह गया क्या इसमें? हो गया जी। अच्छा जी। अब है ग्रहण। क्या है? ग्रहण, यानी सूर्य ग्रहण। कौन से ग्रहण आ गए भाई? सूर्य ग्रहण। देखो, ग्रहण जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण और दूसरा आपका चंद्र ग्रहण। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये क्यों होता है? क्या होता है कि जब आपका सूर्य है, मान लीजिए सूर्य, जब ये सूर्य किसी पिंड पर प्रकाश डालता है, क्या डालता है? यहाँ पर कोई पिंड है, मान लीजिए ये कोई पिंड है ये, ठीक है। यहाँ पर ये पिंड है, इस पर सूर्य प्रकाश डाल रहा है, लेकिन बीच में अगर कोई पिंड आ जाता है, इस पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, और इस पे नहीं जाएगा तो भैया ये कैसा दिखाई देगा? हमें ब्लैक दिखाई देगा। तो पूरा ब्लैक दिखाई देगा ना, नजर ही नहीं आएगा। अरे पूरा दिखाई देगा कि नहीं देगा? पूरा ब्लैक दिखाई देगा। लो जी भाई, पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है हमें, ये पूरा ब्लैक दिखाई देगा। जब ये पूरा ब्लैक दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम कहेंगे भाई क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। अब ग्रहण में आपके सूर्य भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? ग्रहण में तुम्हारा ग्रहण में तुम्हारा सूर्य भी हो सकता है, और ग्रहण में तुम्हारा चंद्र ग्रहण भी हो सकता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों की हम चर्चा करेंगे कि कब कब कैसे कैसे होता है। देखो, आपके लिमिटेड क्वेश्चन आता है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ज्यादा हम उसमें करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसको सीधा ही देख लेते हैं। देखो, सूर्य ग्रहण में यहाँ पे, इसको देखने से पहले आप ये डायग्राम देखो। ये आपका सूर्य है, सभी जानते हो, ये सूर्य है आपका, और सूर्य प्रकाश डालता है। और जब हमारी पृथ्वी पर से हम देखते हैं भाई, हमारी पृथ्वी से हम देखते हैं तो सूर्य बराबर प्रकाश डाल रहा होता है। अरे इधर देख लो एक बार, इधर इधर आता है। बीच में जब आपका क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, लेकिन हम लोग तो यहाँ से देख रहे होते हैं, यहाँ से, तो हमें सूर्य का कुछ भाग नजर नहीं आता। तो हम कहेंगे भाई कौन सा क्या हो गया? ग्रहण हो गया। लेकिन ग्रहण कौन सा? सूर्य है, क्योंकि सूर्य सूर्य नजर नहीं आ रहा, बीच में चंद्रमा आ गया। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब होगा? जब बीच में कौन आ जाए? बीच में हमेशा कौन आ जाए? आपकी चंद्रमा जाए। याद रखना, हमेशा तो चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा, पृथ्वी ग्रहण कभी भी नहीं होगा। और बीच में कभी भी सूर्य आता नहीं है, या तो पृथ्वी बीच में आएगी या हमेशा चंद्रमा बीच में आएगा। अगर चंद्रमा बीच में आ रहा है तो सूर्य ग्रहण होगा, अगर पृथ्वी बीच में आ गई तो तुम्हारे भाई कौन सा ग्रहण हो जाएगा? मून, यानी चंद्र, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, बीच में पृथ्वी आ जाएगी। तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पृथ्वी नहीं जाने देती, लेकिन वो आगे बाद बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखो। नहीं गया? देखो, जब सूर्य का जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण बनता है। तो यही तो बात है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, दोनों के बीच में चंद्रमा आ गया, यानी कि पूरा सूर्य को ढक लिया। पृथ्वी पे सूर्य प्रकाश पृथ्वी में नहीं आता है, अंधकार हो जाता है, अंधेरा। जब अंधकार हो जाता है तो आता नहीं है भाई, और आ नहीं रहा, तो हम कहेंगे भाई कौन सा ग्रहण हो गया? सूर्य ग्रहण। और ये हमेशा हमेशा होता है अमावस्या को। अमावस्या, अमावस्या को, हमेशा अमावस्या को। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, अग्निवीर वालों, मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो ये वाला, कि कब होता है? हमेशा अमावस्या के दिन होता है। कौन से दिन होता है? अमावस्या को। अब कैसे याद रखे सर कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा? तो देखो, शब्द में लिखा है सूर्य, और शब्द में लिख रहा है अमावस्या। क्या लिख रहा है? अमावस्या। देखो, यहाँ लास्ट में है सूर्य, ये, और अंत में है ये। तो ये से ये पकड़ना है, सूर्य, या सूर्य में ये आ गया, अमावस्या में ये आ गया। वैसे चंद्रमा में अगर देखोगे, तो चंद्रमा में अगर आप देखोगे, चंद्रमा यहाँ आ गया चंद्रमा, और चंद्रमा हमेशा होता है पूर्णिमा को। कब होता है? पूर्णिमा को। तो चंद्रमा और पूर्णिमा, ऐसे याद रखना। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होगा, और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। सूर्य ग्रहण के बीच में जब हमेशा चंद्रमा आ जाता है, क्या आ जाता है?
चंद्रमा। और जब चंद्र ग्रहण तो बीच में आ जाती है तुम्हारी पृथ्वी। देख लो भाई, आगे देखते हैं। ये आ गया तुम्हारा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कंडीशन क्या है, देखो सूर्य है ही, क्या है, सूर्य। और ये आपकी है पृथ्वी। ये डायग्राम सेम बना दिया क्या? ये बेटा टाइपराइटर से यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लो भाई, ठीक है। इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, टाइपराइटर से क्या हो गई है, गलती हो गई भाई, कोई ना। तो यहाँ पर हम बनाते हैं क्या, अर्थ। ओ सॉरी, ये आपका अर्थ हो गया, और ये हो गया आपका। अब ठीक है ना। अब देखो कैसे, अब समझना इसे बड़े ध्यान से। क्या होता है कि बेटा जब यहाँ से सूर्य ऐसे प्रकाश दे रहा है, सूर्य प्रकाश देता है चारों तरफ देता है, सूर्य तो सूर्य को तो सभी को देना है। जब ये यहाँ से देता है तो इस चंद्रमा पर आपकी जो प्रकाश की किरण है वो नहीं जा पाती है, इन साइडों से निकल जाती है, इस पे नहीं पहुंचती है। जब चंद्रमा पे पहुंचती नहीं है तो चंद्रमा हमें कटा हुआ नजर आता है, थोड़ा सा हल्का सा। क्या आता है, कटा हुआ हल्का सा नजर आता है। इसे ही भैया हम बोल देते हैं ग्रहण। क्या बोलेंगे, ग्रहण। और ग्रहण रहेगा तुम्हारा कौन सा, चंद्र ग्रहण। अभी आंशिक भी होता है और पूर्ण ग्रहण भी हो सकता है, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये लगभग पूर्ण ग्रहण की है। कौन सी ग्रहण की है, पूर्ण ग्रहण की। क्योंकि अगर इसको अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा नीचे लाकर आना पड़ेगा, तो यहाँ हल्का सा सूर्य का प्रकाश चला जाएगा, हल्का सा। तो हल्का सा रहेगा, इसको थोड़ा नीचे ले जाऊंगा भाई, मान लीजिए और नीचे ले जाके जाए तो लास्ट में इतना सा बचेगा, बाकी सब पे प्रकाश रहेगा। तो ग्रहण रहेगा तुम्हारा कौन सा, यहाँ पर चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। और बीच में देखो सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए, बोले थे ना भाई, अभी वो टाइपराइटर से गलती हुई है। तो बीच में कौन आ जाए, आपके यहाँ पर आ जाए भाई, कौन, यहाँ पर आपकी पृथ्वी आ जाए। पृथ्वी है, ये आपका अर्थ है भाई, कौन है, अर्थ आ जाए। तब आपके ग्रहण बनता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आप तो केवल यही रखना कि सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। आप तो केवल इतना ही याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब आ गए ज्वार और भाटा। क्या आ गए भाई, ज्वार और भाटा तुम्हारा आ गया है। क्या आ गया भाई, ज्वार भाटा। चलो देखते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ जी भाई, देखो होता क्या है, कुछ नहीं, ज्वार भाटा थोड़ा सा ध्यान, बड़े ध्यान समझना। हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी में महासागरीय जल होता है, ऐसे जल भरा रहता है। सभी जानते हैं कि जल भरा रहता है, महासागरीय जल रहता है। जब महासागरीय जल रहता है तो क्या होता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें एक बल लगता है, और उस बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंड लगाते हैं, और उन दोनों पिंडों का नाम है सूर्य और दूसरे का नाम है चंद्रमा। तो हमारी पृथ्वी पर लिक्विड भाग में जो भरा रहता है उसे हम जल नाम देते हैं भाई, क्या बोलते हैं, जल। तो पृथ्वी के ऊपर मान लीजिए चंद्रमा और सूर्य है, दोनों के दोनों बल लगाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो और चीज तो यहाँ से उठ नहीं पाती, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पानी धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ये पानी ऐसे उड़ जाता है, ऐसे ऊपर ऊपर उड़ता है पानी। जब ये पानी ऊपर उड़ता है तो इसे हम नाम देते हैं ज्वार। क्या नाम देते हैं, ज्वार। जब ये तीव्र गति से नीचे गिरता है, ये ऊपर उठ गए जब, तो हमने नाम देते हैं ज्वार। और जब ये नीचे गिरता है तो इसको नाम देते हैं भाटा। क्या नाम देते हैं, भाटा। तो इसे बोला जाता है ज्वार भाटा। अब ये कब कब आता है, कैसे कैसे आता है, तो बेटा ये आता है आपकी पूर्णिमा को। कब आता है, पूर्णिमा। और ये एक आपका आता है अमावस्या को, अमावस्या को। अब आप कहोगे सर इस दिन क्या हुआ, इस दिन ये हो रहा है कि जब सूर्य ग्रहण और जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा और अमावस्या को, तो गुरुत्वाकर्षण बल बड़ी तीव्र गति से लगता है, सबसे ज्यादा पूर्णिमा को और अमावस्या को लगता है। इसी कारण पूर्णिमा को और अमावस्या का दिन ज्वार भाटा ज्यादा ऊंचे ऊंचे आते हैं भाई। क्या आते हैं, सबसे ज्यादा ऊंचे आते हैं। सबसे ज्यादा जो आते हैं वो फंडी की खाड़ी में आते हैं। हाँ, तो फंडी खाड़ी यानी आपके कनाडा उधर उत्तरी अमेरिका की साइड पड़ती है फंडी खाड़ी, उधर ये सबसे ज्यादा आते हैं। तो ऊपर उठना, अभी ज्वार क्या होता है, एक स्थान में दिन में जो है ना 2 बार ज्वार आते हैं। प्रत्येक स्थान अगर हम खाई से भी ले तो, अभी ज्वार भटक है, आप ये थोड़ा ऐसे कर, ऐसे समझना कि आपने देखो महासागर जो तट होते हैं वहां पर पानी की लहरें आती हैं ऐसे, और फिर वापस लौट जाती है। तो ये जो पानी की लहरें आती हैं ये लगभग लगभग, अगर आप देखें तो लगभग दिन में 2 बार के आसपास तीव्र गति से आती है। कितनी आती है,
2 बार आती है तीव्र गति से। तो यही जो आती है इसे हम बोलते हैं ज्वार भाटा, यानी यानी दिन में प्रत्येक 2 बार आते हैं। लेकिन एक अपवाद है भाई, ये साउथ हैम्पटन नामक स्थान इंग्लैंड के समीप स्थान पड़ता है। एक एक उत्तरी सागर है। कौन सा सागर है? उत्तरी सागर। उसी उत्तरी सागर में दो साइड से, इधर से भी आती है और इधर से भी आती है, बीच में इंग्लैंड बसा हुआ है। इसलिए 2 बार की जगह कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं भाई। कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। तो इसे आप अपवाद समझ सकते हो, या इंपोर्टेंट है भैया। एग्जाम के पॉइंट विषय क्या है? इंपोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है। सबसे ऊंचे ज्वार अमावस्या को और पूर्णिमा को आते हैं। अभी बताया था भाई, सूर्य का आकर्षण बल लगता है, पानी को ऊपर खींचता है, पानी नीचे चला जाता है भाई। क्योंकि ऐसे कहते हैं कि 27 मीटर तक ऊपर चले जाते हैं, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। हमारे कच्छ की खाड़ी में आते हैं भाई 2 से 2.5 मीटर के आसपास। यहाँ पर आपके क्या आते हैं? ज्वार भाटा आते हैं। सबसे ऊंचे ज्वार फंडी की खाड़ी कनाडा के अंदर आते हैं, जो अभी अभी बताया था भैया आपको। ज्वार भाटा कुछ नहीं है, ज्वार भाटा आपके सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की स्थिति के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे पानी ऊपर उठता है। तो जिसको ज्वार कहेंगे, नीचे गिरते हैं उसको भाटा कहेंगे, जिसकी वजह से पानी ऐसे जाएगा लहरों की साइड में। इसे हम बोलते हैं भैया क्या आ गए? ज्वार भाटा आ गए। और प्रत्येक स्थान पे 2 बार आता है। एक अपवाद है जो इसका नाम है साउथ हैम्पटन नामक स्थान पे इंग्लैंड के अंदर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब है पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं। क्या है भाई? आंतरिक संरचना। कैसे? देखो, पृथ्वी है तुम्हारी, और उस पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? ये पृथ्वी के केंद्र ले लेते हैं, यहां से ये पृथ्वी को ऐसे बांटा। इसको मैं काट के ऐसे लिया है भाई, ये बाहर आ गया, बाहर ये वाला हिस्सा थोड़ी देर की मान लीजिए। जैसे आप केक केक काटते हो ना, केक काटने के लिए बाहर लेके आते हो, वैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी से हमने हिस्सा बाहर ले लिया, तो उसको 3 भागों में बांट लिया हमने। कितने भागों में? 3 भागों में। ये तो हमारा ऊपर वाला भाग है, जिसपे हम महाद्वीप वगैरह रह रहे हैं, ऊपर महाद्वीप जिसमें हम लोग रहते हैं, महाद्वीप वाला भाग। ये आपका मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग। और ये वाला भाग आपका केंद्र का हो गया, पृथ्वी के केंद्र का भाग हो गया। इस वाले को हम नाम देते हैं सियाल। क्या नाम देते हैं? सियाल। इस वाले को हम नाम देते हैं सीमा। क्या नाम देते हैं? सीमा। और ये आपके है नीफे। तो 3 परत हो गई। कौन सी? 3। अगर इधर समझ में नहीं आई तो थोड़ा और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो, ये 3 भाग है, यहाँ ऐसे समझ लो। ये केंद्र हो गया पृथ्वी का, केंद्र हो गया। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं भाइयों, पर क्या बात अच्छा समझ में आ रहा है। इसको हमने नाम दिया सियाल। क्या नाम दिया है? सियाल। इसको नाम हमने दिया था सीमा। और ये अंतिम में और लास्ट में जो पृथ्वी के बीच में रहता है, इसको बोलते हैं आपके नीफे। देखो, कुछ भी नहीं है, महाद्वीपों का जो निर्माण हुआ है वह सियाल से हुआ है। सियाल शब्द में ही लिखा हुआ है, रटना कुछ नहीं है। सियाल। ये आपकी सीमा। क्या है? सीमा। सीमा। ये आपके नीफे। क्या है? नीफे। देखो, महाद्वीपों का निर्माण इसी से हुआ है। आपके भूपर्पटी जो पाया जाता है सबसे ज्यादा, ये इसी से बना है। इसके अंदर 2 तत्व पाए जा रहे हैं। एक तो देखो सी से बन गया है सिलिकॉन, दूसरे बन गया है एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से आपके सियाल का निर्माण हुआ है महाद्वीप। इसलिए आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि महाद्वीपों की सतह पर सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम तत्व पाया जाता है। तो एल्यूमिनियम क्यों पाया जा रहा है? क्योंकि सियाल जो है, उस सियाल का निर्माण ही आपके भैया सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर यहाँ पर बना है। दूसरा हम बात करते हैं सीमा। सीमा पृथ्वी के बीच वाली मध्य वाली भाग होती है। जितने भी आपके लगभग भूकंप वगैरह आते हैं, क्या आते हैं? भूकंप। भूकंप, ये ज्वालामुखी जितनी भी है, ज्वालामुखियां, ज्वालामुखी, वो सारी की सारी ज्वालामुखी आपकी यहीं से आती है, नीफे वाली सीमा से, सॉरी सीमा से। अंतिम और लास्ट केंद्र के पास रह गई आपके नीफे। इसमें एक तत्व है निकिल और एक है फेरस। फेरस को मतलब बोलते हैं लोहा। यानी कि पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण, यानी स्थिरता दृढ़ता जो मिलती है हमारी, जो वो इसी इसी परत के कारण स्थित होती है। इस परत को हम बोलते हैं आपके कौन सी? नीफे परत। तो 3 परत हो गई भैया। एक तो सियाल हो गई, ये वाली सियाल। ये वाली आपकी कौन सी हो गई भाई? ये वाली हो गई सीमा। और अंतिम वाली हो गई आपकी नीफे। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। इसका एक और नाम है सीमा का मेंटल। और इसको बोलते हैं आपके क्रोड। क्या बोलते हैं? क्रोड। तो 3 हो गए, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट या भूपर्पटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, भूपर्पटी बोलते हैं। महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। महाद्वीपों क्या हुआ है? निर्माण हुआ है।
तो ये 3 प्रकार की परतें यहाँ पर हैं और उन्हीं की हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, ये देखो भाई। ठीक है, पृथ्वी की इतनी परतें हैं, 3 सियाल सीमा, ये सीमा है भाई। ठीक है, ये टाइपराइटर से मिस्टेक हुई है। ठीक है, और आपके नी पे देखो सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं। इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, अभी बताया था कि महाद्वीपों सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो एल्यूमिनियम पाया जाता है भाई। आपका एक क्वेश्चन बनता है साइंस में कि सबसे ज्यादा हमारी भू पट्टी पर महाद्वीपों की सतह पर जो पाए जाते हैं वो कौन से तत्व पाए जाते हैं? एल्यूमिनियम तत्व पाया जाता है। तो इसलिए बोला कि भाई महाद्वीपों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। क्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऊपर वाली अभी बताया था कि भाई ऊपर वाली जो भाग होती है, सियाल वाली जो होती है, इसे क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानी पाई जाती है भाई। क्या पाई जाती है? एक्स्ट्रा तथ्य तो लिख लेना, ग्रेनाइट चट्टानी पाई जाती है। ये इस टॉपिक से आपके अग्निवीर वालों के हो सकता है ना के बराबर क्वेश्चन आए, हो सके एक आधा क्वेश्चन आ जाए, वरना इस वाले टॉपिक से ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं तो बिल्कुल सिंपल वाला आएगा। अब इस ये वाले है ना, इसी को याद रखना, सियाल ऐसे किसके तत्वों से मिलकर बना है। आपके ज्यादातर इतना क्वेश्चन आ सकता है, आपके नहीं आएगा। दूसरा तत्व है सीमा, यानी सॉरी दूसरी परत सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम दो तत्वों से मिलकर बना होता है। इसमें बेसाल चट्टानी पाई जाती है। अब ये बेसाल चट्टानी क्या है? जब भी ज्वालामुखी से निर्मित अगर कुछ है तत्व वगैरह, उनको निर्माण हुआ है परतों का या चट्टानों का, तो उन्हें बेसाल चट्टाने हम कहते हैं भाई। आग्नेय चट्टान वगैरह होती है ना जिनको कहते हैं, वो भी आपकी किससे? ज्वालामुखी निर्माण से हुआ है, क्योंकि भूकंप वगैरह रहता है तो ज्वालामुखी पड़ती है। क्या पड़ती है? ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी पड़ती है तो बेटा वो यहाँ से आता है। उसे देखो, ज्वालामुखी भूकंपों का निर्माण होता है, इसे इसे मेंटल भी कहते हैं। तो जहां ज्वालामुखी आ जाए, क्या आ जाए? ज्वालामुखी, तो वहां समझ लेना आपको भैया कौन सी चट्टानी मिलेगी? वहां बेसाल चट्टानी मिलेगी। तो आगे आगे ने चट्टान, आपके औषधि चट्टानों का नाम सुना तो वो लगभग ज्वालामुखी निर्माण में काम में आती है। ठीक है, दूसरी है आपके नीफे, अंतिम और लास्ट तीसरी वाली जो अब बताया भाई, निकिल आयरन की बनी होती है, समझाई दिए, सीधा होता है, चुंबकीय गुण मौजूद होता है, लोहा का तत्व पाया जाता है, पृथ्वी की स्थिरता को बनाए रखता है। पृथ्वी की आंतरिक सबसे आंतरिक संरचना ही डायग्राम से बताया, स्थिरता वाला भी बता दिया भाई, हो गया। ठीक है, क्रोड के नाम से जानी जाती है, और भूकंप आने से रेडोन गैस की मात्रा निकलती है। ये थोड़ा सा यहाँ पर तत्व हो सकता है उसने टाइपराइटर ने गलती करती है, क्योंकि रेडोन गैस आपकी भूप्रपट से इतने अंदर से नहीं निकलती है, कि भूकंप सीमा से निकलती है। तो सीमा या सियाल से वहां से आपके रेडोन गैस निकलती है। और रेडोन गैस जो है हम बोल सकते हैं कि सबसे भारी गैस है, क्योंकि और वायुमंडल में कैसी पाई जाती है? अनुपस्थित रहती है। वायुमंडल में अनुपस्थिति गैस जो है वो आपकी कौन सी है? रेडोन गैस है, लेकिन सबसे भारी गैस है। रेडोन गैस को हम काम में लेते हैं, कौन किस में काम में लेते हैं भैया? कैंसर वगैरह के इलाज में काम में लिया जाता है रेडोन गैस। अब आपके आगे भाई चट्टान या रॉक्स, जो आपकी जैसे सीमा, इनसे तो फिर भी आ सकता है आंतरिक पृथ्वी संरचनाएं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम करवा रहे हैं जानबूझ के। कुछ जैसे नेवी वगैरह है, अग्निवीर वालों के तो बगैर ये मान के चलो कि ना के बराबर है, तो इसको ना भी पढ़े तो कोई दिक्कत बात है भाई। इसको अगर ना भी देखे तो कोई जा खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी। लेकिन नेवी वगैरह है या कुछ और ट्रैकमैन वगैरह है, तो वहाँ क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो उसको देख लेते हैं, पर हल्का हल्का से कुछ नहीं है। देखो आग्नेय चट्टान अभी बोला था, आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी प्रक्रिया ऐसे होता है कि जहाँ आग का नाम आ जाए, इसका नाम आ जाए आग का, आग समझ लेना कि भैया आग तो भैया ज्वालामुखी से निकलता है। देखो इसको समझा देता हूँ एक बार ज्वालामुखी को हल्का सा। जैसे आपके ज्वालामुखी इतना है नहीं, ये ऊपर की आपकी परत का नाम है सियाल। पृथ्वी की अंतर वाली सतह यहाँ पर होती है, ये यहाँ आपके इसमें भरा है, इधर इसमें मैग्मा भरा है, मैग्मा। तो इसमें केवल मैग्मा ही नहीं होता है, इसके अंदर देखो आपका पानी होता है, H2 होता है, आपके इसके अंदर क्या नाम से तेल वगैरह होता है, आपके इसमें गैसें होती है, इसमें कुछ राख होती है, कुछ खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। इन सभी से मिलकर एक लिक्विड पदार्थ होता है, और इस लिक्विड पदार्थ का तापमान बहुत ज्यादा होता है भाई, तापमान बहुत ज्यादा। तापमान आप हल्के में समझ रहे हो कि भाई इतना होगा, नहीं, तापमान लगभग लगभग 1000 डिग्री के आसपास रहता है, 800 और 1000 डिग्री, बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जब तापमान बढ़ता है तो लिक्विड जो फॉर्म है ये वाला, ये इस दीवारों पर टक्कर मारता है ऐसे दबा के, कैसे जैसे पानी हिलता है ना, ऐसे किसी बर्तन के अंदर, वैसे। तो जैसे हिलने से भूकंप आता है, क्या आता है? भूकंप। तो सीमा वाली जो परत है, भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे के
हम बोल सकते हैं कि साथ चलते हैं दोनों के दोनों। कि भूकंप जब आता है तो ज्वालामुखी कहीं ना कहीं फट रही होती है, ये ज्वालामुखी फटी थी तो भूकंप आता है, तो दोनों एक साथ चलते हैं ये। तो जब ये यहाँ टकराता है तो वो क्या आता है, आपके भूकंप आता है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि जो गैस वगैरह होती है कि उसको गैस को बड़ी बारीक रास्ता मिल जाए, उस बारीक रास्ते को फाड़ते हुए भैया ऊपर आ जाती है। इसको एक बार थोड़ा सा रास्ता मिला तो उसको चौड़ा देगी, ये पूरा होल का निर्माण कर देगी। तो आपका जो अंदर ये भरा होता है इसको एक नाम दिए देते हैं, नाम हम देते हैं मैग्मा। तो ये आकर इधर जम जाता है भाई, ऊपर पट्टी पर इधर को, यानी महाद्वीपों की संरचना पर इधर आ जाता है, ये जम जाता है। कौन जम जाता है, आपके मैग्मा जम जाता है। बाद में आप इसको एक नाम देते हो, बाद में इसको एक नाम देते हैं हम लावा। क्या नाम देते हैं, ये होती है जो आपकी ज्वालामुखी होती है, इसकी स्पीड होती है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो मैं हल्का हल्का टच करवा रहा हूँ, ज्यादा डीपली नहीं है। ज्वालामुखी पढ़ोगे तो पूरा पूरा 1 घंटा ज्वालामुखी ले जाएगा बेटा, तो इसलिए हम हल्का हल्का देख रहे हैं प्रत्येक, क्योंकि आपके एग्जाम का अग्निवीर का जितना लेवल है ना, डिफेंस का जितना लेवल है, उसी लेवल की हम बात कर रहे हैं। और आपको पता है एग्जाम 1 तारीख से, तो इसीलिए फटाफट आपको ये मैराथन हमको खत्म करनी पड़ेगी। तो ये बाहर आ जाता है। तो ये सब कुछ हुआ आग से, आग मतलब आपकी ज्वालामुखी से। ये हमने बात किसी करी है, ज्वालामुखी की बात करी भाई। इसकी बात करी बेटा, ने बात कर ली ज्वालामुखी की, यहाँ पर ज्वालामुखी की। तो ये तो बात करें, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। धरातल निर्माण 90%। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर आकर जम रहा है धरातल, धरातल बोले तो महाद्वीप, तो महाद्वीपों का निर्माण आपके 90% है, 90% इसी से हो रहा है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। अरे भाई जब टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा है, तापमान इतना हाई लेवल का हो रहा है, तो क्या इसमें जीव पाए जाएंगे? और जब जीव नहीं पाए जाएंगे तो जीवों के अवशेष कहाँ से मिलेंगे, और अवशेष नहीं मिलेंगे तो उसी को बोलते हैं जीवाश्म। तो जीवाश्म नहीं मिलेंगे भाई, सीधी सी बात है। ये चट्टाने कठोर व स्थूल पाई जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन देखो कैसे है। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है और जब जम जाता है लावा के रूप में, तो ये कठोर हो जाता है, बहुत ज्यादा कठोर। और यहाँ जब ये रहता है ऐसे, तो उभरा हुआ रहता है, और उभरा हुआ को बोलते हैं स्थूल। तो कठोर व स्थिर रूप में होता है ये। कौन सी चट्टाने, आपकी आग्नेय चट्टाने। तो आग्नेय चट्टान का संबंध सीधे किससे है, आपके ज्वालामुखी से यहाँ पर संबंध है। ठीक है जी, आगे ही होगी बात समझ में थोड़ा सा। अवसादी चट्टान, वही अवसादी चट्टानों निर्माण में आपके आग्नेय चट्टानों से होता है भाई। भी कटो टूट कर बिखर जाती है, इसी होगा, इसमें ये लिख रहा है आग्नेय चट्टान। ये थोड़ा सा टाइपराइटर गलत, आग्नेय वो चट्टान के अपर्दन के निक्षेपण से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। देखो कैसे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कोई चट्टान है तुम्हारी जमीन से नीचे, कोई पहाड़ चट्टान वगैरह ज्वालामुखी प्रक्रिया से हो गया है, ये चट्टान है चट्टान। और ये चट्टान है तुम्हारे आग्नेय चट्टान। चट्टान का नाम हमने क्या रख दिया, आग्नेय। बहुत लंबा समय गुजर जाता है भाई, युग 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 गुजर जाते हैं, ये लाखों करोड़ वर्ष गुजर जाते हैं। इसमें होने लगता है अपर्दन, चट्टाने कमजोर पड़ने लगते हैं। अपर्दन का मतलब होता है कटाव, बोलते हैं कटाव। और यहाँ से बह बहकर ये बरसात के मौसम में बहकर निकल जाती है, दूर दराज क्षेत्रों में चली जाती है। इसी को बोलते हैं निक्षेपण। निक्षेपण, निक्षेपण दूर जाकर जम जाती है। जमाव, क्या हो जाता है, जमाव। ठीक है, दूर क्षेत्रों में चल जाती है, जम जम जाती है। तो निर्माण होता है कौन सी, अवसादी चट्टाने से। अवसादी चट्टान है तो बेसाल चट्टान है, तो इसमें रहेगी। ठीक है, जीवाश्म में पाए जाते हैं। अब देखो बहुत लंबा टाइम हो जाता है तो जीव वगैरह इनमें अपने घर बना लेते हैं, ठंडी हो जाती है तो अपना घर बना लेते हैं। तो घर बनाएंगे तो मर जाते हैं, तो जीवों के अवशेष भी मिलते हैं, तो जीव अवशेष मिलते हैं, बेसाल चट्टाने पाए जाते हैं। ये परतदार तल छटी हो जाती है, क्योंकि ये बार बार यहाँ से जाती है, जम जाती है, यहाँ ही ऐसे जम गई। ठीक है, जम गई। इसके बाद क्या हुआ, दूसरी आई, फिर दूसरी जब रिवर्स बारिश के मौसम में ऐसे धीरे धीरे जम जाती है ऊपर जा जाके, तो परत बन जाती है, परतें तल छटी बन जाती है। बेसाल चट्टाने तो रहने वाली है, तो जीव वगैरह इसमें निवास कर लेते हैं, इसलिए जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान होगी, हमारी औषधि चट्टान होगी, और एक होगी कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान का निर्माण आपके अवसादी चट्टान से, आग्नेय चट्टान से होता है। बहुत लंबा समय के बाद जब जब उसमें दबाव, अधिक तापमान और दबाव लगे, तो रंग रूप वगैरह आयतन वगैरह में चेंज परिवर्तन हो जाता है, और उसी से रूप बदल लेते हैं, और उसी से निर्माण होता है कायांतरित। काया मतलब शरीर का निर्माण है, उसमें चेंज हो जाता है। देखो, अधिक ताप व दाब के कारण, क्या भाई, अधिक व ताप व दाब के कारण भाई किसमें परिवर्तन हो गया तुम्हारे, दाब व ताप के कारण आग्नेय औषधि चट्टानों के रंग रूप आकार में बदलाव हो जाता है। रंग रूप आकार में क्या हो गया, बदलाव, और इसी से निर्माण होगा कायांतरित। कायांतरित बोल दो या रूपांतरित, यानी जो अपना रूप बदल ले,
क्या बदल रहे? रूप। यानी आग्नेय चट्टान तुम्हारी किस में बदल गई? कायांतरित में। अवसादी कायांतरित में बदल गई, वो चट्टान आपकी होती है। अब है अब देखो कुछ एग्जाम्पल से देखो। आग्नेय चट्टान है, उधर कायांतरित। अभ्रक जो होती है वो एग्जाम्पल होती है आग्नेय चट्टान का। लेकिन ये बदल किस में रही है? ये बदल रही है शिष्ट, यानी शिष्ट आपकी कायांतरित में। ग्रेनाइट बदल गया नाइस में, यानी कि आग्नेय चट्टान कायांतरित में बदल रही है। बिटुमेंस कोयला, जब दबाव पड़ता है तो बेस्ट कोयला बनता है एंथ्रासाइट कोयला, तो कायांतरित रूप बदल रहा। बेसाल चट्टाने बदल जाती है आपके शिष्ट में। इसमें बदल गए भाई, शिष्ट में बदल गए। ये कुछ और एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। बलुआ पत्थर क्वार्जेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, संगमरमर में तुम्हें नाम सबने सुन रखा है। सैल यानी सलेट में बदल जाता है, पीट कोयला में बदल जाता है। ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ये तुम्हारे कायांतरित चट्टान के उदाहरण है भाई। अब है तुम्हारा भूकंप, क्या है? चलो भाई, गला सूख गया था। टाइम है हमारे पास। भूकंप, भूकंप सीधा सा है यार। भूकंप में क्या है देखो, भूकंप क्या है? भूमि में कंपन। भूमि में अगर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हिलने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? भूकंप। तो भूमि में कंपन ही भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। भूमि में कंपन ही भूकंप कहलाता है। भूकंप का अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और इसको मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। तो भूमि में कंपन ही आपके भूकंप कहला रहा है, मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ हो गया, सिस्मोलॉजी इसको कहते हैं। भूकंप आने से पहले पृथ्वी रेडोन गैस, अभी बात करी थी, छोटा सा टॉपिक है। सर्वाधिक भूकंप जापान देश में आते हैं। कौन से देश में? जापान, क्योंकि एशिया में पड़ता है जापान, जापान ही पूर्व क्षेत्र में है, कि वहां तुम्हारे द्वीपीय देश पड़ते हैं, और वो श्रृंखलाएं गहरी गहरी श्रृंखलाएं होती है, चट्टानी रूप में नीचे नीचे होती है दरारें। उसकी वजह से क्या होता है कि चट्टान वहां पर भूकंप ज्यादा क्षेत्र में आते हैं। और ज्वालामुखी सब ज्यादा आपके एशिया महाद्वीप के आसपास और अमेरिका के आसपास है, यानी प्रशांत महासागर में। इसलिए सबसे ज्यादा भूकंप वहां पर आते हैं, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। है ना? चलो, अगला टॉपिक है तुम्हारे माउंटेन, यानी पर्वत। कौन सा है? पर्वत वाला। देखो भाई, पर्वतों की हम बात कर लेते हैं हल्के हल्के, आपके जितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका पर्वत है वलीद पर्वत। ये वलीद पर्वत क्या होते हैं? वलीद पर्वत जो होते हैं बेटा, वो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं में ऐसे होते हैं। वलीद पर्वत बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं में होते हैं, लहरदार होते हैं, बहुत ऊंची ऊंची होते हैं, हजार हजार किलोमीटर, बहुत लंबे लंबे किलोमीटर होते हैं, ऐसी श्रृंखलाओं में होते हैं लंबे लंबे। कौन से पर्वत होते हैं तुम्हारे? वलीद पर्वत। वलीद यानी मोड़दार पर्वत इनको बोल सकते हैं हम। कौन से पर्वत बोल सकते हैं? मोड़, लंबे लंबे होते हैं। तो जैसे कि तुम्हारे हम बात करें, एंडीज हो गया, आपके रॉकीज हो गया, आपके हमारा हिमालय हो गया। कौन सा हो गया? हिमालय। आपके एल्पस हो गया, एटलस हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया। ये सारे के सारे पर्वत आपके कौन से पर्वत है? वलित पर्वत है भाई। तो कुछ के हमने नाम लिखे हैं देखो, एंडीज पर्वत हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालय हो गया, और आपके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो देखो एंडीज कितना, 7,000 किलोमीटर लंबा। तो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। और से वलित पर्वत, जैसे हिमालय पर्वत देखो कितना, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत आपका हिमालय पर्वत है। तो बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया। ठीक है। तो वलित पर्वत देखो सबसे लंबे विस्तृत होते हैं, नवीन पर्वत श्रृंखलाएं होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। जितने भी वलित पर्वत हैं, ये सारे नए पर्वत है। नए पर्वत मतलब इनका निर्माण हुआ है अभी। सबसे अगर हम बात करें नए पर्वतों में, इसमें बात करें, नए पर्वतों में बात करें, तो सबसे नए पर्वत जो होते हैं वलित पर्वत होते हैं तुम्हारे। कौन से पर्वत होते हैं बेटा? वलित पर्वतों की श्रृंखलों में ये सभी सारे के सारे आ रहे हैं। और लंबे भी ये पाए जाते हैं, इसलिए याद रखना कि नवीन जो पर्वत है, सबसे अगर नया पूछे तो सबसे नया हिमालय पर्वत है। इनमें भी सबसे सबसे पूछे तो सबसे नया अगर पूछे सभी में, तो सबसे नया है तुम्हारा हिमालय पर्वत। 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये इसका निर्माण हुआ हिमालय का। ठीक है। दुनिया का सबसे नया पर्वत, देखो वही वाली बात आ गई है। हिमालय पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हम जानते हैं, क्योंकि माउंट माउंट एवरेस्ट को कोई नहीं जानता।
माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर, जो कि अब 50 मीटर हो चुकी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस देश में है? नेपाल में है भैया। कौन सा देश है आपका? नेपाल के अंदर। तो हम कहते हैं भाई विश्व की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नया पर्वत है। नया पर्वत है, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर, जो कि भारत में कितनी है? भारत में है 2400 किलोमीटर। बिल्कुल मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ जितनी चीज होगी, क्योंकि हिमालय पर्वत अकेला ही 1 घंटे का है, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा। लिमिटेड चीजों की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो उदाहरण लिए वो एंडीज हो गए, हिमालय हो गए, एल्पस, रॉकीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अगर ये कहाँ का पड़ते हैं तो थोड़ा देख लेना। ये उत्तरी अमेरिका में है, ये दक्षिणी अमेरिका, सॉरी, ये दक्षिणी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, ये आपका एशिया के अंदर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। ये एल्पस जो है आपका यूरोप के अंदर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया। ठीक है, ये सारे हैं। अब है ब्लॉक पर्वत या ब्रैंतोस पर्वत। क्या है ये पर्वत? कैसे बने होते, जरा ध्यान से देखना। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर पर्वत क्या है? अरे पर्वत वो होते हैं जिनका सिर से एकदम नुकीला हो ऊपर से, और जिनकी हाइट लगभग 1000 मीटर से ऊंची होनी चाहिए, उन्हें हम पर्वत का नाम देते हैं। ऐसा पर्वत जिसकी हाइट तो बहुत ऊंची हो, लेकिन ऊपर से इसका सिर जो है ऊपर से धसा हुआ, ऐसे धसा हुआ हो, उसे हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। उसे हम कौन सा पर्वत बोलेंगे? उसे हम ब्लॉक पर्वत, इसे दशक पर्वत बोलते हैं। दशक मतलब जो धस गया, अंदर की साइड धस गया, ये आपका पर्वत कहलाता है। वैसे ज्यादातर जो आपका क्वेश्चन आएगा वो वलित पर्वत से ही आता है, इतना नहीं आता जितना वलित पर्वत से आएगा कि कौन सा पर्वत है। तो जिनके सिर से धसी हुई हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट है सियोरा नवेदा, और दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट। ये ब्लैक फॉरेस्ट आपके जर्मनी के अंदर, इसके अंदर है, जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट, यानी यूरोप के अंदर आप बोल सकते हो, इसके अंदर बोल सकते हो, यूरोप के अंदर भाई। ठीक है जी, ये एक ब्लॉक पर्वत के हो गए। अब है ज्वालामुखी पर्वत। सीधे से इनमें कुछ नहीं है, जैसा नाम वैसे ही है। जिनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से हुआ हो। किससे हुआ? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। देखो वही लिखा हुआ है, बस इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, थोड़ी याद करना। माउंट एटना इटली के अंदर है। फ्यूजियामा, माउंट फ्यूजी और फ्यूजियामा, दोनों के दोनों जापान के अंदर है। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोट लगा लेना भाई। आपके फ्यूजामा और फ्यूजी, माउंट फ्यूजी, दोनों के दोनों जापान के अंदर। एटना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है आपके? या सॉरी, ये इटली के अंदर है, ये जापान के अंदर। कोटोफेक्सी, ये इक्वाडोर देश के अंदर है, इक्वाडोर के। और पर्वत कौन सा है? पर्वत है ज्वालामुखी पर्वत। अरे भाई, इसका मतलब ये है जो ज्वालामुखी है ना, क्या है? ज्वालामुखी। मान लीजिए पर्वत है, इसमें ज्वालामुखी थी, फटकर बाहर आ गई, और उसका नाम रख दिया हमने, क्या नाम रख दिया? कोटोफेक्सी। ज्वालामुखी का नाम है कोटोफेक्सी। और इस पर्वत को इसने बहुत ऊंची हाइट दे दी, ज्वालामुखी नहीं, तो उसी ज्वालामुखी के नाम पर इसका नाम रख दिया, क्या? उसे पर्वत का नाम रख दिया। तो एटना क्या है? ज्वालामुखी है, वो पर्वत पर्वत का नाम रख दिया। माउंट फ्यूजी ज्वालामुखी का नाम है, पर्वत का नाम रख दिया। कोटोफेक्सी आपकी ज्वालामुखी है, पर्वत का नाम रख दिया माउंट फ्यूजी। तो वैसे सेम है, कुछ नहीं है। ज्वालामुखी है, ये सारी ज्वालामुखी हैं, और ये सारी की सारी पर्वतों के ऊपर है। और पर्वतों में विस्फोट हुआ, और धीरे धीरे लावा ऐसे जमता गया, लावा साइडों में लावा जमता गया, और आपके जो पर्वत है उसकी हाइट बढ़ती गई ऐसे। तो हमने उसी पर्वत का नाम भी उसी ज्वालामुखी के नाम पर यहाँ पर रख दिया। ये है, और कुछ नहीं है। ज्यादा डीपली जाओगे तो दिक्कत तुम्हें होगी। ये कुछ विश्व की ऊंची चोटी है, जो मैंने मैंने को फैक्ट है, ये आप थोड़ा सा याद रखना। माउंट एवरेस्ट जो भी बताया था भाई, विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8,848 है। गॉडविन ऑस्टविन K2, जो कि हमारे भारत में है। किसमें है? भारत के अंदर। ये भारत के अंदर कहाँ पर है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है वो। कंचनजुंगा ये सिक्किम के अंदर है भाई। हमारा एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, उस सिक्किम के अंदर है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत की, अगर भारत की लिखा जाए तो आपको बोलना है गॉडविन ऑस्टविन, और बोले भारत में सबसे ऊंची तो बोलना है कंचनजुंगा। ये तो भारत की है, लेकिन पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है इस वाले क्षेत्र पे, तो पाकिस्तान में चला गया K2, ये गॉडविन ऑस्टविन। ये हमारे सिक्किम राज्य के अंदर है, तो भारत में है ये। में और की का ये खेल वैसे। आगे क्या है? भारत की, देखो नीचे लिखा हुआ, ध्यान नहीं दिया। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टविन K2 POK में, और एक कंचनजुंगा जो भारत में। ये में और की का एक खेल है बेटा, ये थोड़ा सा याद रखना, बस बच्चा यही फंसता है कि भारत में और भारत की दोनों चोटियों के अंदर, याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये कुछ चोटियां हैं।
ये विश्व के कुछ घास के मैदान हैं। ये जो तुम लोग बोल रहे थे ना ऑफलाइन क्लासेज में बोलते रहते हो कि सर हमें कुछ फैक्ट कराओ, तो ये फैक्ट सीधे फैक्ट है, ये आपको डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे। ये कुछ घास के मैदान हैं जो किस किस महाद्वीप में किस किस नाम से याद है। सवाना अफ्रीका के अंदर लिया जाता है, सवाना को बेल्ट्स भी बोला जाता है अफ्रीका के अंदर। साउथ जो अफ्रीका है, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में थे उनको तो पता होगा भाई, उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सब कुछ उनके पास लिखा हुआ है। अगर आपको करना है तो आप खुद से आप नोट्स बनाओ, और कुछ नहीं हो सकता भाई। नोट्स रोक, क्लास को रोकना है, रोक रोक के नोट्स बना सकते हो। जो हमारे ऑफलाइन जो बच्चे थे उनके पास प्रॉपर हैं ये नोट्स बने, उनको केवल क्लास लेनी है, समझना, डाउट क्लियर करना है, केवल मैराथन है। अभी यहाँ सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से नहीं करवा सकता मैं। तो वेल्स और तुम्हारा सवाना दोनों के दोनों अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में, लानोस, वेनुएजुला देश में। देखो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देते हैं। एक तो सवाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका प्रेरी घास का मैदान इंपॉर्टेंट, ये सबसे मोस्ट है। ये एग्जामिनर का सबसे प्रिय क्वेश्चन कि पंपास घास के मैदान का है अर्जेंटीना में। क्या है? अर्जेंटीना। बेटा ये घास के मैदान ऐसे, जब इसमें जाओगे, इसे तुम बोलते हो कि टूरिस्ट प्लेस में जाना है घूमने के लिए, बोलते हो कि उत्तराखंड जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं। इन मैदानों के अंदर जब हम जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, तो इनके अंदर जब घास है तो चारों तरफ घास के मैदान होते हैं। इन्हें अर्जेंटीना का हार्ट कहा जाता है, हृदय। किसको? आपके पंपास के मैदानों को। बहुत सुंदर दृश्य का निर्माण करते हैं ये आपके मैदान, चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है, बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। तो पंपास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेरीज भी इंपॉर्टेंट है। स्टेपीज एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि हम लोग एशिया में रहते हैं, तो एशिया के संदर्भ से बहुत है। और ये डाउन से ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कुछ फैक्ट है, तो यह फैक्ट भी आपको याद है रखना है भाई। ठीक है, थोड़ा और देखते हैं आगे। ये कुछ और आपके प्रमुख मैदान, ये कुछ मैदान है भाई, वो घास के मैदान थे। ये आपके मैदान जैसे होते हैं ना मैदान, क्रिकेट खेल के मैदान, वैसे मैदान पड़े रहते हैं, तो वैसे कुछ मैदान है, याद रखना। ग्रेट प्लेन का मैदान कनाडा, यूएसए के अंदर। महाद्वीप पूछे तो आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से अमेरिका है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेजोन, अमेजोन को कौन नहीं जानता भाई? अमेजोन नदी विश्व की सेकंड सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे बड़ी नदी। इसको कौन नहीं जानता भाई? इसको सभी जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। कौन? अमेजोन। अमेजोन के मैदान के, अमेजोन का एक फिक्स नहीं है कि एक दिन आपके जैसे कि वेनेजुएला, कोलंबिया हो गया, आपके ब्राजील हो गया, तीन चार देशों के अंदर है। तो ये पूरा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर लगभग, क्योंकि ये अमेजोन जहां, अमेजोन नदी जहां जहां क्षेत्रों में फैलती है, तो उन्हीं क्षेत्रों में है। सहारा, इसे कौन नहीं जानता? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, तो उसी के अंदर जो मैदान है वो सहारा का मैदान है। क्योंकि सहारा मरुस्थल विश्व के कितने देशों में फैला हुआ है? ये आपके 13 देशों में बेटा। कितने देशों में फैला हुआ है? ये 13 देशों में फैला हुआ है। कितने देशों में? 13 में। ठीक है। और आपका महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा, अरब का बड़ा मैदान, सऊदी अरब, तुम्हारा इंडिया का पड़ोसी में, पाकिस्तान, सऊदी अरब उसके बाद। तो ये कुछ मैदान हैं जिनकी हम चर्चा यहाँ पर आपके करिए। इफेक्ट है और कुछ नहीं कर सकते, ये आपको याद रखने है भाई। इसके बाद है तुम्हारा वायुमंडल। कौन सा टॉपिक है? वायुमंडल। और वायुमंडल की हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। और मुझे पता है लगभग 15 दिन आसपास हो चुके हैं हमारी क्लास को रोके हुए, क्योंकि कंटिन्यू जो मैराथन चल रही थी उसमें आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो उसके लिए मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले भी माफी मांगी, और फिर भी एक बार मैं फिर से आपसे माफी मांग रहा हूँ कि अब रेगुलर क्लास होगी, आपको सारी क्लास रेगुलर यहाँ पर मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए, और जितने भी तुम्हारे यार दोस्त वगैरह उनको शेयर करो। और बाकी काम तो तुम्हें पता ही है कि क्या करवाना है, लाइक शेयर वगैरह सब्सक्राइब वो करवाना है अभी। ठीक है, तो क्लास इतनी ठीक है।